हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड रेशो, जिसमें हम 6 रेशो कवर करेंगे। इसको मार्केट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। इसमें हमारा आएगा बुक वैल्यू पर शेयर का पार्ट, फिर आएगा अर्निंग पर शेयर, फिर प्राइस अर्निंग रेशो। इसके बाद डिविडेंड से रिलेटेड आएंगे डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशो और डिविडेंड पे आउट रेशो। ये 6 रेशो हैं। इसके अलावा एक मैं वर्बली आपको रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल भी बता दूंगा, जिसका लिंक क्या एक तरीके से बुक वैल्यू पर शेयर से ही है। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मार्केट टेस्ट की बात करते हैं, तो किसका नाम आता है? शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का। तो या तो उसने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वो वैल्यू देखना चाहता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, या फ्यूचर में उसकी मार्केट प्राइस क्या रहेगी। तो उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, जो भी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में या करंट में जो परफॉर्मेंस चल रही है उससे रिलेटेड शेयर्स देखेगा कि शेयर्स की वैल्यू क्या है। तो अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है, अर्निंग में से कितना पे आउट कर रहे हैं वो देखेगा। वैसे ही पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, इसका मतलब प्रपोज इन्वेस्टर की बात करेंगे, वो देखेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। तो वो भी कंपनी की क्या देखेगा, अर्निंग पर शेयर का पार्ट देखेगा, डिविडेंड पे आउट देखेगा, डिविडेंड यील्ड देखेगा कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड है वो कितना परसेंटेज है। तो डिविडेंड यील्ड से पता चल जाता है। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, डिविडेंड के साथ, अर्निंग के साथ, मार्केट प्राइस के साथ। तो वो सारा पार्ट देख रहा है। तो एक तरीके से उसको हम बोल सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है ना, वो फ्यूचर की जो भी मार्केट प्राइस होगी, कंपनी की जो भी शेयर्स की मार्केट प्राइस होगी, उसका फोरकास्ट कर पा रहा है, यानी उसका एस्टीमेट लगा पा रहा है। तो यही आपको बोल रखा है शुरू में, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। यानी शेयर होल्डर क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है अपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को या फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। साथ में वो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है डिविडेंड, अर्निंग, मार्केट प्राइस के साथ। साथ ही एक तरीके से क्या बोल रहा है, दीज रेशो ऑल्सो अनेबल देम इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर मार्केट प्राइस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। आ गया, इसलिए इनको मार्केट टेस्ट रेशो कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है पहली कैटेगरी कौन सी है, बुक वैल्यू पर शेयर। और एक और चीज़ मैं आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी बताऊंगा, इसमें लास्ट में बताऊंगा, जिसमें जनरली हम रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें क्या 3 कॉम्बिनेशन आते हैं जिसके थ्रू रिटर्न ऑन इक्विटी बनता है। ये ड्यू पॉइंट एक कॉरपोरेशन है, यानी हम बोल सकते हैं यूएसए की एक कंपनी थी जिसने ये ड्यू पॉइंट मॉडल बनाया था। इससे रिलेटेड एक ड्यू पॉइंट चार्ट भी आता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी 2 पार्ट कवर कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है, दिस रेशो इंडिकेट्स द नेट वर्थ पर इक्विटी शेयर, इट इज़ कैलकुलेटेड एज। अब देखिए, आप बोलोगे नेट वर्थ का तो मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, लेकिन देखिए जब भी आप पर शेयर की बात करते हो, पर शेयर की बात करते हो, या आगे भी आपका आएगा डिविडेंड पर शेयर, तो जनरली वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से रिलेटेड होता है यार। रखना किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बोलोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बोलोगे, एक ही बात रहेगी। तो नीचे जो डिवाइड का पार्ट रहता है वो रहता है। तो आपको पता है कि ऊपर शेयर होल्डर फंड नहीं लिख पाओगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको हटाना पड़ेगा अगर पर्टिकुलर इस रेशो की बात कर रहे हो, बुक वैल्यू पर शेयर की। तो जो नेट वर्थ है ये किस सेंस में, इक्विटी शेयर होल्डर फंड के सेंस में, न कि शेयर होल्डर फंड के सेंस में। क्योंकि देखिए यहाँ बोला नेट वर्थ पर इक्विटी शेयर, तो अगर नीचे इक्विटी तो ऊपर भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड पार्ट रहना चाहिए अगर हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट आएगा और साथ में क्या आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट आएगा। अगर इसके साथ कोई फिक्टिशियस असेट्स आपको मैं बोल रहा हूँ, लिंक है, आपको पता है कि जनरली पीएनएल से राइट ऑफ होती है, तो फिक्टिशियस असेट्स हटा देना सारी की सारी, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताई थी। इसके अलावा कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो हटा देना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंटेंजिबल फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू निल है, तो जो भी आपको लग रहा है कि जो पीएनएल से राइट ऑफ होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो जैसे ही वो आ गया तो आपको लेस करने पड़ेंगे। अब देखिए सिंपल बात है, पर सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है कि ये काम क्या आता है। आपको पता है कि हायर या लोअर रेशो होगा। अब हायर रेशो क्या बता रहा है, हायर रेशो ये बता रहा है कि कंपनी जो भी क्या कर रही है ये पार्ट ज़्यादा अरेंज करके बैठी है, ये मान के चलिए, तो इसका मतलब उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा है, तो कंपनी ने रिटेन करके रखा है अपनी अर्निंग को। यानी कंपनी एक स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी अपना रही है। क्या अपना रही है, स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड ज़्यादा बांट नहीं रही। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक, तो जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर, आप सोच रहे हो कि सर डिविडेंड दे नहीं रहे इन्वेस्टर को, तो डिविडेंड तो छोड़ के वो सॉरी इन्वेस्टर तो छोड़ के चले आएगा। ऐसा पार्ट नहीं हो सकता। देखिए, अगर बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इन्वेस्टर को क्या लग रहा है, चलो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन कंपनी की क्या है, मार्केट वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। तो मैंने कोई शेयर 50 रुपीज़ में खरीदा, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 200 हो गई, और बुक वैल्यू जब देख रहे हैं वो भी क्या दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है। वो किसकी वजह से दिख रही है, रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से, कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमारे को बुक वैल्यू भी ज़्यादा दिख रही है। फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, फेस वैल्यू तो मान लो 10 रुपीज़ थी, आपने 50 रुपीज़ में परचेज़ किया,
मार्केट प्राइस 200 हो गई, मार्केट प्राइस की बात अलग है, लेकिन बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप अपनी अर्निंग का जो पार्ट है वो इसमें दिखाते रहते हो, अब वो जुड़ता जा रहा है जुड़ता जा रहा है, आप रिजर्व के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो, रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रख के बैठे हो, तो आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, तो आपकी बुक वैल्यू बढ़ रही है। तो शेयर होल्डर क्या सोच रहा है, इसकी बुक वैल्यू बढ़ रही है यानी इसकी मार्केट वैल्यू भी इससे ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, वो देख रहा है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, इसी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, या अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखेगा और कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। इसी तरीके से देखिए, आपने अगर डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर पढ़ा हुआ है बिजनेस फाइनेंस में, तो आपको ध्यान है वॉल्टर मॉडल आता है या गॉर्डन से रिलेटेड आता है। तो एक ग्रोथ फॉर्म होती है और एक डिक्लाइनिंग फॉर्म होती है। ग्रोथ फॉर्म में क्या बोलते हैं, आर इज ग्रेटर देन के ई, तो वहाँ पे आपको पता है कि आपका जो पे आउट रेशो है वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रोथ फॉर्म है। तो शेयर होल्डर को भी पता है कि इसकी धीरे धीरे मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी डिविडेंड दे, तो कंपनी डिविडेंड देना समझती नहीं है, वो क्या सोचती है कि जितना भी मेरा रिजर्व हो रहा है, जितना भी मेरा क्या हो रहा है, अर्निंग हो रही है, मैं डिविडेंड के फॉर्म में ना दूं, इससे अच्छा मैं रोक के रख लूं, तो पे आउट रेशो क्या होगा, नील। और डिक्लाइनिंग फॉर्म में क्या बताया था वॉल्टर ने, कि अगर आर इज लेस देन के ही है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा है और रिटर्न कम आई है, तो डिक्लाइनिंग फॉर्म है। तो उसको पता है कि इन्वेस्टर छोड़ के जा सकते हैं दूसरी जगह, तो यहाँ पे क्या दे दो, डिविडेंड दे दो, यानी लिबरल पॉलिसी अपना दी, यानी डिविडेंड दे दिया, बोनस दे दिया, जनरली ये कर रहा है। तो ये कब होगा, इस वाले केस में, जब लो बुक वैल्यू होगी, क्या होगी, लो बुक वैल्यू, तब डिविडेंड क्या होगी, लिबरल होगा। और जब हाई बुक वैल्यू होगी तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि इन्वेस्टर छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये बोल रहा बुक वैल्यू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो बुक वैल्यू क्या रिफ्लेक्शन है एक पास्ट प्रॉफिट का, क्योंकि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, और डिविडेंड पॉलिसी का। ए हाई बुक वैल्यू इंडिकेट्स दैट ए कंपनी हैज हायर रिसोर्सेज एंड इज ए पोटेंशियल बोनस कैंडिडेट, आ गया। ए लो बुक वैल्यू इंडिकेट्स ए लिबरल डिविडेंड एंड बोनस पॉलिसी और ए पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आ गया। तो देखिए, मैंने ये बताया कि वो डिक्लाइनिंग फॉर्म के फॉर्म में, तो उसको बताया कि इन्वेस्टर छोड़ के जाएगा, तो इससे अच्छा जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉल्टर के हिसाब से माइंड में सोच के चल लो कि 100% डिविडेंड रहेगा। देखिए, हमें क्या सोचना है, सोचने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमें इसके हिसाब से भी देखना है। तो आपको ये पता करना है कि यह रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो फेस वैल्यू के बेसिस पे। तो चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादातर रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट चेंज हो रहा है। तो एक रेशो एक और आता है, रिजर्व टू इक्विटी, क्या आता है, रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पे नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। अब आप खुद देख सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही रहती है, पर जनरली क्या होता है कि रिजर्व है ना अपना चेंज होता जाता है। तो अगर ये हायर रेशो को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिजर्व बढ़ा हुआ है, यानी आप रिटेन करके रख रहे हो। तो खुद सोच लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी है। और अगर ये लोअर है तो इसका मतलब क्या है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है। अगर ये लोअर है तो इसका मतलब क्या है, आप अपने रिजर्व का ज़्यादा हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में दे देते हो। जब डिविडेंड के फॉर्म में दोगे तो उस केस में आपका रिजर्व का पार्ट कम रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर बुक वैल्यू। तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो बुक वैल्यू को, ठीक। बुक वैल्यू इज कंसिडर्ड लेस रेलिवेंट फॉर द मार्केट प्राइस एज कम्पेयर टू अर्निंग पर शेयर। तो जनरली बुक वैल्यू लोग कम देखते हैं, ज़्यादातर क्या देखते हैं, अर्निंग पर शेयर का पार्ट देखते हैं, डिविडेंड पर शेयर देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं, डिविडेंड पे आउट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला आपको पता ही, देखिए अर्निंग किससे रिलेटेड देखते हैं, मैंने आपको बताया पर शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड। तो जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, याद रखना, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये कैसे आएगा, आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, उसके बाद दो शेयर होल्डर के लिए रहता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए और एक इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्रेफरेंशियल होल्डर को क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो इस केस में तो मैंने क्या कहा, प्रेफरेंशियल होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट होता है, तो इसलिए इनको पहले प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो हिस्सा होता है, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट लेस होता है, उसके बाद जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। अब देखिए, ये अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा है, तो अगर कंपनी अर्निंग का पूरा हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है तो EPS इज इक्वल टू DPS हो जाएगा, जितना अर्निंग उतना डिविडेंड। तो ये जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बांटा जाए, इसलिए DPS का पार्ट आपका अलग आता है और ऊपर जो आता है वो डिविडेंड पेड आता है, बस ये फ़र्क है, यानी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है। लेकिन अभी क्या आ रहा है, प्रॉफिट अवेलेबल, उसमें से कितना दिया पता नहीं है, पूरा दे देंगे तो EPS इज इक्वल टू DPS आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बचा हुआ है और उसमें से कुछ हिस्सा दिया गया है तो आपका DPS का रेशो अलग निकल गया, समझ गए, अलग निकलेगा, ठीक है। तो ये बोला प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड।
तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड गया, बाकी जो बचा वो किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए मोस्ट पॉपुलर रेशो है किसके व्यू से, फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी के व्यू से, और हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कौन देखेगा, शेयर होल्डर देखेगा। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा रेशो है। जब भी क्या होगा, ये हायर होगा तो एक तरीके से हम बोलेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस क्या अच्छा है। एक तरीके से बोल रहा है ग्रेटर वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर और वाइस वर्सा। तो देखिए क्या बोल रहा है, अगर अर्निंग पर शेयर अच्छी है तो कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ती जाएगी, जो कि आपको पता है कि मार्केट के बहुत सारी कंडीशन है उसके थ्रू फ्लक्चुएट भी होती रहती है, लेकिन अर्निंग पर शेयर के थ्रू कंपनी की मार्केट प्राइस भी बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर अर्निंग पर शेयर कम होता जा रहा है, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से आप देखोगे अगर डाउन होता जा रहा है, तो मार्केट प्राइस भी क्या होगी, गिरती हुई जाएगी। ये बोल रहा है द हायर अर्निंग पर शेयर हेल्प द कंपनी इन रेजिंग एडिशनल कैपिटल विदाउट एनी डिफिकल्टी। क्यों, क्योंकि इससे जो हम बोल सकते हैं कि प्रपोज इन्वेस्टर है जो सोच रहे हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो जब भी वो अर्निंग का देखेंगे क्राइटेरिया और देखेंगे यार इसकी अर्निंग तो बढ़ती हुई जा रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है, तो हम भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, तो आपको आराम से कैपिटल मिल जाएगी। जब भी कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर नए इशू करेगी, ठीक है, पब्लिक में इशू करेगी, तो आराम से पब्लिक क्या करेगी, परचेज कर लेगी। कंपनी क्या कर सकती है, फिर उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इशू कर सकती है, तो कंपनी का बेस प्राइस जो होगा इक्विटी शेयर का वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा रखेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि आराम से जैसे ही मैं मार्केट में आऊँगी जो भी पब्लिक है या जो भी इन्वेस्टर है वो परचेज कर लेगा। द कंपेरिजन ऑफ दिस रेशियो विद दैट ऑफ सिमिलर कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वही सीधी सी बात है, जो अर्निंग पर शेयर इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, ठीक है, या सिमिलर कंपनीज़ का क्या चल रहा है, तो नॉर्मल जो अर्निंग पर शेयर इंडस्ट्री का या सिमिलर कंपनीज़ का चलेगा और हमारा क्या चल रहा है, तो एक तरीके से कंपैरिजन में भी आसानी होती है। अर्निंग पर शेयर हेल्प इन डिटर्मिनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर एंड डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। देखिए ऐसे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकला तो उससे आपको पता चलेगा कि डिविडेंड उसमें से कितना दे रहे हैं। अगर मान के चलो कि मेरी 10 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग हो रही है और उसमें से मैं 7 रुपीज़ डिविडेंड दे देता हूँ, तो डिविडेंड पे आउट रेशो पता चल जाता है। तो देखिए कोई रटने का पार्ट थोड़ी है कि अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ पर शेयर में से 7 रुपीज़ मैंने क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, डीपीएस। तो डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, तो वो क्या आ गया, डिविडेंड पे आउट रेशो आ गया। ठीक, वैसे बोल दिया कि मार्केट वैल्यू पता करनी है, तो देखिए प्राइस अर्निंग रेशो आता है, क्या आता है, प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पी का मतलब होता है एमपीएस और ई का मतलब होता है ईपीएस। अब देखिए ये भी कोई रटना नहीं है, या रटोगे भी तो दिमाग लगा के रटो, पी मतलब एमपीएस प्राइस और ई मतलब क्या हो गया, ईपीएस। तो आपको पता है कि अगर आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है, या हम बोल सकते हैं चलो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ईपीएस तो क्या कैलकुलेट करोगे, ईपीएस तो निकल जाता है इसके थ्रू, तो आप जनरली इनटू कर दोगे पी रेशो को, तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर निकल के आ जाएगी, या आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। और आपको पता है कि इंडस्ट्री की क्या चल रही है, तो ओवर वैल्यूशन और अंडर वैल्यूशन पता चल जाएगा कि कहीं आपने ओवर स्टेटमेंट तो नहीं कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा तो मार्केट प्राइस नहीं बता दी गलती से, या आपने कम तो नहीं बता दी, तो उसको सही करने में भी काम में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पी रेशो दे रखा है, पी रेशो मैंने बताया भी, देखो क्या बता रहा है रिलेशनशिप, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है और अर्निंग पर शेयर मान के चलो 20 रुपीज़ चल रही है, ठीक है, तो ये 5 आ गया, तो जो 5 आया वो ऊपर पार्ट आया ना, तो आपको पता है कि जनरली नीचे क्या है, 1 होगा जैसे डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 रुपये की अगर हम अर्निंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या है, 5 गुना है। ठीक, तो इट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर टू इट्स अर्निंग। तो अगर 1 रुपीज़ की अर्निंग है तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 1 रुपये अर्निंग एडिशनल कमाते हैं तो हमारी मार्केट प्राइस क्या है, उसकी 5 गुना है। तो अर्निंग के थ्रू क्या हमारी मार्केट प्राइस दिख रही है, आ गया ना, तभी हम क्या बोलते हैं अर्निंग पर शेयर से मार्केट प्राइस बढ़ती है, ये पता चलता है। तो अगर हम क्या बोलेंगे कि अर्निंग हमारी पिछली बार रिड्यूस हो गई, या हम बोल सकते हैं कि 1 रुपये कम हो गई, तो हमारी मार्केट प्राइस भी 5 गुना कम हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से। ठीक, तो ये इंडिकेट करता है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये बोल रहा है इट इंडिकेट्स द मार्केट ओपिनियन ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ शेयर एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि जनरली क्या है कि इसके थ्रू क्या होता है, कभी कभी अगर प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ होता है ना, तो अगर किसी कंपनी का आपको प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है और आपको अर्निंग पता है, तो आप कैलकुलेट करके उसकी मार्केट प्राइस देख सकते हो
और आपको पता है कि इंडस्ट्री में मार्केट प्राइस क्या चल रही है सिमिलर कंपनी की, तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो उस कंपनी की मार्केट प्राइस और इंडस्ट्री की मार्केट प्राइस को आप कंपेयर कर सकते हो। सेम कंपनीज की होती है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो। दैट इज़ वाई मैनी इन्वेस्टर वाइल परचेजिंग शेयर डू नॉट कंसिडर एनी फैक्टर अदर देन दिस। तो जनरली वो क्या करते हैं, इसको ही कंसिडर करते हैं। ए हायर प्राइस अर्निंग रेशो इज द इंडिकेशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वाइस वर्सा। बताया मैंने आपको। ठीक, कैसे हो सकता है आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं, पर ये पहले देख लेते हैं। दिस रेशो यूज्ड इन डिटर्मिनिंग द फ्यूचर मार्केट प्राइस। जनरली फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या होगी वो, एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ ए शेयर। देखो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ केई, तो वो ऐसे भी निकल के आ सकती है 1/PE रेशो, 1/PE रेशो। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ याद रखना, देखिए ये आपके काम आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है कहीं, मैं या तो क्या करूँगा नीचे यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, जब आपको पीडीएफ दूंगा कि KE इज इक्वल टू 1/PE रेशो। या मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जरूर बताया होगा, जब भी आपको KE नहीं दी होगी और PE रेशो दिया होगा, मैंने किसी न किसी, मुझे ध्यान आ रहा है कि या तो मैंने MCQs कराए हैं या मैंने यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड किया, तो मैंने ये बताया हुआ है कि KE इज इक्वल टू 1/PE रेशो। फिर भी चलो यहाँ पे बता दिया कि जो मैं आपको थियोरेटिकली बोल रहा हूँ उसको मैं आपको प्रूफ करके भी बता रहा हूँ। अब देखिए इसको भी बता देता हूँ प्रूफ करके कि कैसे ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन पता चल जाता है किसके थ्रू, प्राइस अर्निंग रेशो के थ्रू। अगर हायर होगा तो ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, अगर आपका लोअर प्राइस अर्निंग रेशो है तो उसका उल्टा हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन। पर कब, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। मान के चलो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है 7 PE रेशो, ठीक है, और आपका कितना है 8 आया, ठीक। अब देखिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे पता है कि पहले से ही आपकी मैं यानी ना कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, आपका मैंने देखा 8 आ रहा है और मेरे को इंडस्ट्री का पता है, मतलब सिमिलर कंपनीज का भी पता है कि वो 7 आ रहा है। अब आपकी मैंने अर्निंग पर शेयर देखी तो मुझे पता चली कितनी है, 30 रुपीज़ है। तो आप देखिए 8 और ये नीचे क्या आ रहा है, डिवाइड बाय नीचे नीचे 30 आ रहा है, तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगी ऊपर, है ना, MPS निकल के आ जाएगी, समझ गए। तो 8 × 30 कर लूँगा, तो देखिए 8 × 30, तो मैंने क्या बोला, आपकी मार्केट प्राइस 240 है। अब इसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया कि 7 प्राइस अर्निंग इंडस्ट्री की है, और अगर आपकी अर्निंग देखता मैं 30 के हिसाब से, तो जो इंडस्ट्री की मार्केट प्राइस है वो आपकी अर्निंग के हिसाब से और इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से तो 210 होती, 210 रुपये होती मार्केट प्राइस, जबकि आपने अपनी 240 दिखा रखी है। तो अगर आपने हायर प्राइस अर्निंग रेशो दिखा रखा है तो क्या पता वो ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है, समझ गए। तो आपने जानबूझ के क्या कर रखा है, क्या पता उसकी वैल्यू को ज़्यादा दिखा रखा है, ऐसा हो गया। तो आप उनको सही करो, ये बोल रहा है। या इन्वेस्टर एक तरीके से आराम से पता कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि इंडस्ट्री का PE रेशो क्या चल रहा है, सिमिलर कंपनी का क्या चल रहा है। इसी तरीके से ये देखिए कि 7 था जो भी मैंने बताया, उसकी जगह मान के चलो कि आपने हायर PE रेशो की जगह कम दिखा दिया, यानी 6 दिखा दिया। अब क्या होगा, वही 6 × 30 करके देखिए, यानी वही 30 रुपीज़ करके देखिए, 180। जबकि आपको पता है कि इंडस्ट्री का कितना चल रहा था, 7 × 30 क्या होता है, वही 210। तो इस बार आपने क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया। तो जैसे लोअर PE रेशो होगा तो वो अंडर वैल्यूएशन डिनोट करेगा। देखिए कभी कभी थियोरेटिकल आ सकता है, आपको पता रहना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं होता, वो बस ऐसे जल्दी क्या कराते हैं कि देखिए ये ऐसे होगा, फिर ये लाइन पढ़ा देंगे, फिर देखिए उस लाइन को दोबारा बोल देंगे। दोबारा बोलने से क्या होता है, दोबारा तो वैसे आप पढ़ लोगे, ठीक। जब आपको PDF मिलती है तो PDF पढ़ लेते हो, PDF पढ़ लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, भूल जाते हो। भूल क्यों जाते हो, क्योंकि आपने उसमें से कई चीज़ों का कॉन्सेप्ट या उसका सार जो होता है, समरी, वो आपने जनरली नहीं समझी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि द EPS रेशो रिप्रेजेंट टू व्हाट एक्सटेंड द प्रॉफिट बिलोंग टू द ओनर ऑफ ए फर्म। अब देखिए EPS रेशो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी हद तक जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। बट इट इज़ कस्टमरी इन ऑल कंपनीज, यानी एक तरीके से नेसेसरी है या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नहीं तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगी कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ पार्ट तो रिटेन करके रखेगी और कुछ पार्ट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर्स को। तो जितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्या है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। जितना पार्ट रिटेन किया वो क्या करेगी, क्या पता वापस से री इन्वेस्टमेंट कर रही है या उस पर्टिकुलर रिजर्व एंड सरप्लस का कहीं और भी यूज़ कर सकती है। उसको मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है, उसको कुछ और अरेंजमेंट करनी है किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने मशीनरी बोला, या कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर वह उसमें से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर को तो वो क्या हो गया, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए अब DPS अलग आ गया। मैंने बोला EPS और DPS कब होता है, सेम, अगर आपने अर्निंग 10 रुपीज़ कमाई पर शेयर और पूरा का पूरा 10 रुपीज़ क्या कर दिया, डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया, तो 10 रुपीज़ अर्निंग और 10 रुपीज़ डिविडेंड।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, वही सेम टू सेम अर्निंग पर शेयर की तरह। तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। और पे आउट रेशो भी क्या होगा, 100%, क्योंकि पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, DPS अपॉन EPS, कि अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया। अब सिग्निफिकेंस देख लीजिए, ये बोल रहा है कि दिस रेशो रिप्रेजेंट टू व्हाट एक्सटेंट द प्रॉफिट हैव बीन रिसीव्ड बाय द ओनर एज ए डिविडेंड। एन इन्वेस्टर डिजायरिंग मोर इनकम वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ ए हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी। जनरली इन्वेस्टर का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए, अगर जो ज़्यादा सुलझा हुआ इन्वेस्टर नहीं होता तो वो तो यही सोचता है कि यार ये हाई डिविडेंड पे कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू भी अच्छी होगी, मार्केट वैल्यू। तो जनरली वो इन्वेस्ट करने की सोचता है। इट शुड बी नोटेड डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी सिंस रिटेन अर्निंग माइट हैव बीन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि डिविडेंड पर शेयर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर हो, कि कंपनी ने इस साल करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया और करंट ईयर में से डिविडेंड दे दिया। कभी कभी क्या होता है, जो पिछले साल की रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने प्रॉफिट रोक के रखा और रिटेन अर्निंग के बेसिस पे आपका पार्ट जमा है, तो उसमें से अगर आपने पेमेंट कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इस साल प्रॉफिट कर रही है, इस साल क्या पता प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन शेयर होल्डर को रोकने के लिए, रिटेन करने के लिए आपने दे दिया, तो क्या पता इस साल आपका लोअर प्रॉफिट आया हो। दिस इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट विदाउट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर। तो बोल रहा है कि बिना नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट बढ़ जाता है। अब देखिए, आपको डिविडेंड यील्ड रेशो बोल रखा है। डिविडेंड यील्ड रेशो क्या होता है, एक होता है पे आउट रेशो। पे आउट रेशो में क्या होता है, मैंने बताया अर्निंग में से डिविडेंड कितना दिया। यील्ड जब भी बोलता है तो यील्ड में हमेशा मार्केट वैल्यू आती है, क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या है एक तरीके से, यानी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 100 रुपीज़, और आप देखिए मैंने बोला कि 2 रुपीज़ डिविडेंड दिया, तो 2/100 इंटू 100, तो सिर्फ यील्ड रेशो कितना चल रहा है, 2% चल रहा है, कि मार्केट वैल्यू का सिर्फ 2% ही डिविडेंड के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये बोल रहा है दिस रेशो इज येट अनदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। द अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ शेयर, वाइल दिस रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्योंकि आप जितना भी ऊपर पार्ट देख रहे थे उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का पार्ट आया, ठीक है। देखिए, जैसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलते हैं ना, तो वो भी क्या एक तरीके से वही तो है कि हमारे पास जो प्रॉफिट बचा, तो प्रॉफिट क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और नीचे क्या करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या करते हो, बस उसमें रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ जाता है। अगर मान के चलो कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड की जगह रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, तो नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 आ जाएगा। तो जो आपका अर्निंग पर शेयर की अर्निंग आती है, वैसे ही वो परसेंटेज में आ जाती है। कब, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो। अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है। अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है, पर शेयर की वैल्यू बता रहा है, जबकि रिटर्न क्या बता रहा है, परसेंटेज के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर फंड होने की वजह से उसमें रिजर्व एंड सरप्लस पार्ट आ जाता है, इसलिए थोड़ा पार्ट अलग हो जाता है। लेकिन कभी भी याद रखना, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल वो अर्निंग पर शेयर की तरह ही है, तो उसमें बुक वैल्यू का पार्ट कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल किस पे है, फेस वैल्यू पे है। लेकिन यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, मार्केट वैल्यू को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है दिस रेशियो शो द रेट ऑफ रिटर्न टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर एक्चुअल रिटर्न कितनी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड रेशियो इज ऑल्सो ए पॉपुलर रेशियो, बट इट्स एडिक्वेसी कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ए कंपेरिजन विद द रेशियो ऑफ सिमिलर फॉर्म और इंडस्ट्री एवरेज। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, एक तरीके से हम कम बोल रहे हैं कि 2%, तो जरूर थोड़ी 2% कम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2% निकाला तो जरूरी थोड़ी वो कम हो, क्या पता इंडस्ट्री का 1.5% हो, तो आप उससे अच्छा डिविडेंड दे रहे हो। तो इसलिए बोल रहा है कि इंडस्ट्री का एवरेज क्या हो रहा है या सिमिलर फर्म की क्या रेट आ रही है। तो अगर सिमिलर फर्म की 1.5 1.8 आ रही है और आप ज़्यादा दे रहे हो, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। पे आउट रेशो वही कि जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ था आफ्टर टैक्स के बाद, जो कि शेयर होल्डर के लिए एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के फॉर्म में था, तो उसमें से ये बोल रहा है कि कितना कैश डिविडेंड के फॉर्म में दिया गया और कितना रिटेन्ड करके रखा गया। इससे पता चल जाता है। अगर पे आउट रेशो निकल के पता चल गया कि यार 70% आया, तो बाकी 30% क्या बताएगा, आपका रिटेन्ड बताएगा। तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो अगर करते हो तो बाकी आपको रिटेन्ड रेशो पता चल जाता है। समझ गए। Thus, dividend payout ratio gives the percentage of earning that has distributed through dividend and is usually expressed as percentage। तो earning का कितना हिस्सा दिया, तो जैसे आपको सिग्निफिकेंस में दे रखा है एग्जाम्पल में कि मान के चलो कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशो कितना दिया 40%, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है
कि आपने अपनी अर्निंग का 40% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बाकी 60% आपका रिटेनिंग रेशो है, यानी रिटेन्ड अर्निंग है। ए रेशो ऑफ लेस देन 100% इम्प्लाइज प्लॉइंग बैक ऑफ ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कुछ ना कुछ प्रपोर्शन बच गया, जैसे 80% आ गया, 90% आ गया, 95% डिविडेंड पे आउट रेशो आ गया, मतलब कुछ ना कुछ आपका रिटेन अर्निंग का पार्ट है जिसको आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, रोक के रख रहे हो और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वाइल ए रेशियो ऑफ हायर देन 100% इंडिकेट, लेकिन देखिए अर्निंग आपकी 10 रुपीज़ है और आपने डिविडेंड 12 रुपीज़ दे दिया, मतलब 120%। ये बहुत कम पॉसिबल होता है, लेकिन अगर कंपनी देती है तो जानबूझ के कैसे देती है, अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से। ठीक है, अपने रोके गए रिजर्व में से, पास्ट ईयर के प्रॉफिट जो रोक के रखे गए उनमें से। वाइल ए रेशियो ऑफ हायर देन 100% इंडिकेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन है पोर्शन ऑफ द रिजर्व्स एज ए डिविडेंड। इसका मतलब क्या, अर्निंग में से नहीं दिया जो नॉर्मल इस साल कमाया, इसके अलावा जो पास्ट ईयर के रिजर्व है उसमें से भी दे दिया। तो क्या पता कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन जानबूझ के इन्वेस्टर को रोकने के लिए पिछले साल के जो भी आपके पास्ट प्रॉफिट थे जो रिजर्व के फॉर्म में जमा थे उनमें से दे रही है। दस ए कंपनी विच डिस्ट्रीब्यूट ए लोअर पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विल बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर। तो याद रखना, जब भी कंपनी अगर डिविडेंड कम देती है तो ये माना जाता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी चल रही है, इसलिए उसको पता है कि हम कम डिविडेंड देंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो हम फर्म में ही यानी कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपने ये जनरली पार्ट नहीं देखा तो डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर देखिए, उसमें भी मैंने बताया कि क्या होता है। ग्रोथ फर्म जो होती है, जो कि एक तरीके से आपको मैंने बताया था अभी भी कि आर जिसकी रिटर्न क्या होती है, के ई से ज़्यादा होती है, मतलब वो ग्रोथ कर रही होती है, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकती है, फाइनेंसर उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ठीक है, वो ग्रोथ कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन का भी उसके पास बहुत मौका है, दूसरी कंपनीज़ में भी क्या कर सकती है, वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसके बाद बहुत 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 सारा मौका है, तो वो आराम से क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। वो फालतू के लिए डिविडेंड देगी ही क्यों? तो जहाँ पे डिविडेंड कम होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर कंपनी होती है और फास्टर रेट से ग्रो करती है। सच एक्शन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रिजर्व्स टू कैपिटल रेशो। देखिए इस एक्शन से क्या होगा, आपको पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था बुक वैल्यू पर शेयर, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा होता है तो हायर बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर है और स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या बोला, लोअर पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी that reveals sound financial position and capacity. A comparison of this ratio with that of similar company and over a period of year would reflect on the adequacy और अदरवाइज ऑफ द डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जनरली एक तरीके से क्या बताएगा, कंपैरिजन सिमिलर कंपनी के साथ या आप इंडस्ट्री के हिसाब से देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे चल रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब 23 इलस्ट्रेशन में जनरली दे रखा है आपको कैपिटल ऑफ सन लिमिटेड का पार्ट, यहाँ पे आपको 9%, 30,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 रुपीज़ वाले 3 लाख, 80,000 इक्विटी शेयर 10 वाले दे रखे हैं 8 लाख। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट 60% ₹270। अब देखिए ₹270 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, और टैक्स कितना है, एट द रेट 60%। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स याद रखना है ना। फिर आपको डेप्रिशन कितना दे रखा है, डेप्रिशन 60,000 दे रखा है। इक्विटी डिविडेंड दे रखा है 20%। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दे रखी है 40। आपको क्या निकालना है, डिविडेंड पर शेयर निकालना है। अब देखिए डिविडेंड जो निकलता है वो फेस वैल्यू भी निकलता है। अगर आप चाहो तो देखिए इक्विटी डिविडेंड दे रखा है, जब भी ये चीज़ें दे रखी हो पर शेयर, तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर की नहीं बोलता, आपके इक्विटी की बोलता है। जब भी आपको देखिए ये बोला डिविडेंड यील्ड, तो ये भी किस पे, इक्विटी पे ही है। हाँ, डिविडेंड जैसे वैल्यू पर शेयर एक चैप्टर आता है, या आपने वैल्यू ऑफ शेयर एक चैप्टर देखा होगा, उसमें प्रेफरेंस शेयर का भी अलग निकलता है, इक्विटी का भी अलग निकलता है, लेकिन वो हमारे में है ही नहीं चैप्टर, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर वो चैप्टर कराने बैठूँ तो उसका क्या हो जाएगा, 4-5 दिन तो अलग से ही वो चैप्टर कवर लगेगा, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट अलग आता है, आपका फेयर वैल्यू का पार्ट आता है। ठीक, तो वो तो जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है डिविडेंड पर शेयर। तो अगर फेस वैल्यू दे रखी है और 20% दे रखा है तो 10 का 20% निकाल लो। या दूसरा तरीका क्या है, 8 लाख की कैपिटल दे रखी है फेस वैल्यू की, उसका 20% डिविडेंड है तो कितना, 160 आ गया। 8 लाख का 20% 160, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आउटस्टैंडिंग 80,000, तो 160/82 आ गया। ठीक, इसी तरीके से मैंने नीचे भी कैलकुलेट करके दे रखा है, और में 10 × 20%, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि सर ने इतना बड़ा बता दिया शॉर्ट नहीं बताया। तो देखो शॉर्ट भी आ जाता है। डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, अब आपको पता है कि ये नॉर्मल पार्ट है कि DPS आपका 2 है और मार्केट प्राइस कितनी है 40 है, यही है ना, तो 2/40 × 100 कर दीजिए,
कितना आ गया 5%। तो ये डिविडेंड यील्ड रेशो है, पे आउट नहीं है यहाँ रखना। अब आपका अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो क्या आया, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 270। आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड कितना है 3 लाख का 9%, यानी 27। 270 में से 27 गए तो 2 कितना आया, समथिंग 43 आएगा मेरे हिसाब से। हाँ 243 आएगा, 243 अपॉन 80 करोगे तो ये 3.04 समथिंग आएगा। अब ये देखिए पर शेयर है, तो ₹3.04 पर शेयर है, ये परसेंटेज में था। और उससे ऊपर वाला जो देखोगे डिविडेंड पर शेयर, ये भी ₹2 पर शेयर है, ठीक है, वो परसेंटेज में नहीं है। अब प्राइस अर्निंग रेशो, तो प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग। अब मार्केट प्राइस आपको पता है कि कितनी देर रखी थी, जो आपने यहाँ पे रखी थी अभी ₹40, और अर्निंग आपने निकाल ली है, तो आपका आ गया 13.16:1। अब देखिए ये किस में आएगा, एक तरीके से 1:1 यानी प्रपोर्शन के फॉर्म में आएगा, तो 13.16:1 ये आ गया। अब ये एक तरीके से क्या डिनोट कर रहा है आपका, कि आपकी अर्निंग अगर ₹1 है तो उसके मुकाबले आपकी जो मार्केट प्राइस है वो इतने गुना चेंज होती है 13.16। तो अगर आपकी अर्निंग ₹1 ज़्यादा हो रही है तो 13.16 मार्केट प्राइस आपकी डिनोट कर रहा है। अब डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। डीपीएस अभी अपन ने निकाला था 10 का 20% ₹2, या वही 1,60,000 अपॉन 80,000 ₹2 निकाला था। ये 3.04 अभी भी निकाला, अर्निंग पर शेयर इंटू 100 कर दो तो 66% अराउंड। अब देखिए 3.04 है ना, राउंड ऑफ है, आपका कुछ भी है उसके हिसाब से देख लेना, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो 66% आपका पे आउट रेशो। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी जो कितना हो गया 34% रिटेन्ड रेशो है, 1 माइनस 66%, यानी 100 माइनस 66% या 1 माइनस 0.66, तो 0.34 आ जाएगा। ये हो गया। अब चलते किसकी तरफ, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की तरफ। अब देखिए मैंने कवर कर रखा है एक तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, और इसके साथ उसका चार्ट भी कवर कर रखा है। अब ये जनरली किससे रिलेटेड है, ये बोला है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस को ड्यूपॉन्ट मॉडल भी बोला जाता है। तो ये एक फाइनेंशियल रेशो है, ड्यूपॉन्ट मॉडल इज अ फाइनेंशियल रेशो बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, तो ROE से रिलेटेड है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का जब भी आप फॉर्मूला देखते हो तो वो क्या होता है, देखिए जनरली मेरे को तो ध्यान आ रहा है कि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड से ही लिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी का मतलब ये नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो इसका मतलब उसमें आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट जो लेते हो, नेट इनकम बोलते हैं जिसको, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करते हो, शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ बोलते हो, प्रोप्राइटर फंड करते हो, तो जनरली ये होता है। अब ये बोल रहा है कि जो ये ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन थी एक, यहाँ पे देख सकते हो, द ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन डेवलप्ड दिस एनालिसिस इन 1920। तब से ही ये नाम क्या हो गया, स्टक हो गया है सबके माइंड में, ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया कि ये किस पे बेसिस था, ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो दैट इज यूज टू एनालाइज ए कंपनीज एबिलिटी टू इंक्रीज इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जनरली वो इन एनालिसिस का यूज़ करते थे जिससे उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाए। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज सेम हो, किसी का ये ज़्यादा होता, किसी का ये ज़्यादा, किसी का ये ज़्यादा, या किसी का ये कम, ये कम, ये कम, तो ऊपर नीचे होता था। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके रिटर्न ऑन इक्विटी निकालोगे तो क्या पता दो कंपनी का सेम आए, मेरी कंपनी भी ए कंपनी और आपकी बी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सेम है, लेकिन आपका क्या पता प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, मेरा कम हो, क्या पता मेरा टोटल एसेट टर्नओवर ज़्यादा हो, आपका कम हो, तो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये ज़्यादा, मेरा ये ज़्यादा, तो ऐसे भी हो सकता है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। उसको कम ज़्यादा करके आप अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को चेंज कर सकते हो, ये बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स दिस मॉडल ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो टू एक्सप्लेन हाउ कंपनी इंक्रीज देयर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। तो आपको पता है कि जो शेयर होल्डर फंड है उसको कंपनी क्या करेगी, एसेट को यूटिलाइज करेगी। उस शेयर होल्डर फंड को कैसे यूटिलाइज करेगी, एसेट्स परचेज करेगी, फिक्स एसेट्स, ये तो टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। तो आपको पता है कि उसके थ्रू वो रिटर्न कमाएगी, तभी बोल रहा है कि ये सब लिंक अप है। तो ये बोला ड्यूपॉन्ट एनालिसिस लुक्स द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ ROE रेशो। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दे दिया, टोटल असेट टर्नओवर दे दिया और फाइनेंशियल लीवरेज। आपने बोला कि सर मैंने तो अपनी FM की जब बुक देखी BCom की, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा था, लेकिन देखिए मैंने नेट से जितना भी सर्च करा उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी था, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का चार्ट है। तो जनरली जो आप अपनी FM की बुक देखते हो BCom की, अगर मोस्टली 80% या 90% जिस भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं हम, यानी अलग अलग स्टेट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखेगा और उसका थियोरेटिकल पार्ट हल्का दिखेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से 3 बोल दिए, तो इसलिए मुझे कवर कराने पड़ रहे हैं ताकि आपको पूरा प्रॉपर पार्ट आ जाए।
ये बोल रहा है बेस्ड ऑन दीज थ्री परफॉर्मेंस मेजर्स द मॉडल कंक्लूड दैट ए कंपनी कैन रेज इट्स आरओई बाय मेंटेनिंग ए हाई प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीजिंग एसेट टर्नओवर और लीवरेजिंग एसेट्स मोर इफेक्टिवली। अब देखिए आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये नीचे एक बार मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। याद रखना ये ड्यू पॉन्ट कॉरपोरेशन है, उसने डेवलप किया था। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो एक बार क्या करना, विकीपीडिया पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सा ओनर था। अब ओनर के नाम क्या है, फ्रेंच में या पता नहीं किस में लिखे हुए हैं, तो आप एक बार देख लेना ओनर का नाम। और 1920 या 1921 में अराउंड क्या उसने ये डेवलप किया था, तभी इसको बोलते हैं 1920s में डेवलप किया था, 1920s में। फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, ड्यू पॉन्ट मॉडल इक्वेट्स आरओई टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू टोटल एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। तो अपने आप आपका जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, क्या बताया, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर फंड, नेट इनकम अपॉन इक्विटी, याद रखना नेट इनकम अपॉन इक्विटी, अपने आप आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप इक्विटी का नीचे एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हो, याद रखना कुछ भी बोल सकते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, तो देखिए इसको ब्रेक किया हुआ है, ये रहा। तो नेट इनकम अपॉन नेट सेल्स। अब आप बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला है, ये है एनपी रेशो का, समझ गए। तो ये प्रॉफिट मार्जिन का एक तरीके से नेट प्रॉफिट रेशो से रिलेटेड है। अब देखिए टोटल असेट टर्नओवर का पार्ट है, तो आपको पता है कि टोटल असेट नीचे आएगी, टर्नओवर मतलब नेट सेल आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज की जब भी बात करते हैं तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, याद रख लेना क्या बोलते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर। ये बताना चाहती है कि आप डेट के साथ, सॉरी इक्विटी के साथ डेट का कितना यूज़ करते हो, मतलब जो भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है, जो भी आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये तो एक तरीके से हम बोल देंगे ओनर से रिलेटेड है, ये कॉमन स्टेक होल्डर हो गए। तो आपको पता है कि जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, उसके साथ आप डेट का कितना पार्ट यूज़ कर रहे हो, जिसके थ्रू आपकी जो रिटर्न है, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा हो। फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि लॉस होता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि आप फाइनेंस ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको एसेट परचेज करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उनका यूज़ करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो क्या पता आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब भी हम लीवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो अनलीवर्ड फॉर्म है, जो सिर्फ ये यूज़ कर रही थी, उसके साथ वो डेट का यूज़ करती है, जिससे शेयर होल्डर की रिटर्न मैक्सिमम हो सके। इतना ज़्यादा भी रिस्क ना ले, हाँ डेट अरेंज करे, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन बहुत ज़्यादा ना ले, लेकिन जितना ले उसका सफिशेंट यूज़ हो। ये पर्टिकुलर पार्ट बोल रहा है तो वो क्या बताता है, लीवरेज बताता है। ठीक, एवरी वन ऑफ दीज अकाउंट कैन ईजिली बी फाउंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट इनकम एंड सेल्स अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट, जबकि टोटल असेट और जो टोटल इक्विटी है वो बैलेंस शीट में अपीयर होती है। इसका याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नेट सेल से नेट सेल कटा, टोटल एसेट से टोटल एसेट कटा, बचा क्या, नेट इनकम अपॉन टोटल इक्विटी। आ गया फॉर्मूला यही। तो ये बोल रहा है कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस से ये पता चलता है। अब मैंने क्या है जान पूछ के इसके कंपोनेंट के पार्ट में ये भी एक्सप्लेन करके बता दिया, नहीं तो मेरा पार्ट तो अभी ख़त्म हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी कवर कर लिया, एग्जाम्पल भी कवर कर लिया, फिर चार्ट कवर करेंगे। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले कंपोनेंट में प्रॉफिट मार्जिन। अब ये बोल रहा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है। आपको पता है मैंने रिलेटिव रेशो बताया था, जब भी हम नेट प्रॉफिट अपॉन सेल करते हैं 200 तो परसेंटेज आता है। तो आपको जनरली बता रहा है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी सेल भी बढ़ रही होगी। प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक, तो ये एक इंडिकेटर है कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का, और कंपनी कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है। कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट को कंट्रोल करती जा रही है, या अगर प्रॉफिट सेम ही है तो कंपनी ने कॉस्ट को मेंटेन किया हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, हर सेल ज़्यादा मनी लेके आएगी, सीधी सी बात है, मनी कंपनी के पास ज़्यादा आता जा रहा है, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन हायर ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी। क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जुड़ेगा, अगर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट में जुड़ता जाएगा पार्ट, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नेट इनकम का पार्ट जुड़ेगा और नीचे आपकी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट भी आएगा, तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी का पोर्शन बढ़ता जाएगा। फिर आपको एसेट टर्नओवर का पार्ट दे रखा है। एसेट टर्नओवर में आपको क्या दे रखा है कि चलो अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा नहीं है, जैसे रिटेल आप देखते हो, ट्रेड रिटेल कंपनीज़ में मैं आपको बोल सकता हूँ कौन सी कंपनीज, जैसे ग्रॉसरी स्टोर देख लो, तो वो क्या करते हैं, देखो मार्जिन इतना नहीं रखते हैं। कोई 10 रुपीज़ की MRP की चीज़ है तो उनमें उनको मार्जिन कितना होगा, 50 पैसे होता होगा या 1 रुपीज़ होता होगा, ये मान के चलिए मार्जिन। तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, 50 पैसे 30 पैसे ऐसे भी हो सकता है, बस हाँ कि वो अगर बल्क में बेचेंगे तो मार्जिन हो जाएगा। लेकिन मैं छोटे मोटे स्टोर की बात कर रहा हूँ तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होगा। लेकिन
एसेट टर्नओवर क्या पता उनका बल्क में बेचे वो तो सेल ज़्यादा हो सकती है, सेल ज़्यादा होगी तो उनकी एसेट के कंपैरिजन में टर्नओवर उनका ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब अपनी एसेट को कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ किया। या बड़ी कंपनीज का पार्ट भी देखिए, जब भी वो एसेट लगाती है टोटल एसेट, तो उसके कंपैरिजन में अपना टर्नओवर देखती है कि हमने अपनी एसेट को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया या नहीं करा। तो ये फाइनेंशियल रेशियो जो मेजर करता है हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूज इट एसेट टू जनरेट सेल रेवेन्यू और सेल इनकम फॉर द कंपनी। ये आपको पता है कंपनीज विथ लो प्रॉफिट मार्जिन टेंड टू हैव हाई एसेट टर्नओवर वाइल दोज विथ हाई प्रॉफिट मार्जिन टेंड टू हैव लो एसेट टर्नओवर। क्योंकि आप देखिए जब भी आप टोटल एसेट का पार्ट देखोगे और ऊपर क्या आएगा आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्योंकि टेंट्स भी बोल रखा है तो जरूरी नहीं कह रहा टेंड टू हैव, तो हो सकता है क्योंकि आप लो प्रॉफिट मार्जिन की जब भी बात करते हैं तो मैंने क्या बताया, जैसे मैंने अभी रिटेल स्टोर का पार्ट बताया, तो वो क्या करती है अगर सिंगल यूनिट सेल करेगी और उसका ज़्यादा क्या बिजनेस का ऑपरेशन नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ही कम होगा, हाई एसेट टर्नओवर भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बताया कि वो बल्क में बेच रही है तो लो प्रॉफिट मार्जिन तो है, लो प्रॉफिट मार्जिन तो है, लेकिन जो उसका टर्नओवर है उसकी सेल क्या हो रही है बल्क में हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हाई एसेट टर्नओवर हो सकता है। वैसे ही बोल दिया कि कुछ कंपनीज होती है जो कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखती है, तो उस केस में लो एसेट टर्नओवर, उस केस में हम बोल सकते हैं कि उनका जो सेल हो रहा है उनमें 2-3 यूनिट बिक रही है, लेकिन जो वो 2-3 यूनिट भी बिक रही है वो उनके लिए सफिशेंट है क्योंकि वो उस पर प्रॉफिट मार्जिन हाई कमा रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से बोलते हैं सिमिलर टू प्रॉफिट मार्जिन इफ एसेट टर्नओवर इंक्रीजेज, अगर आपका एसेट टर्नओवर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा सेल यानी धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हो पर एसेट ओन। जो भी आपने नीचे एसेट की बात करी, देखिए नीचे टोटल एसेट करेंगे, ऊपर क्या आएगी सेल आएगी, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या बताएगा मोर सेल्स पर एसेट, यानी सेल्स पर एसेट बताएगा। तो अगर आपका एसेट टर्नओवर बढ़ता जा रहा है तो वो क्या बता रहा है कि जो भी आपने एसेट ओन कर रखी है उस पर जो सेल का पार्ट है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जा रहा है, वंस अगेन रिजल्टिंग इन ए हायर ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी। एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। वैसे फाइनेंशियल लीवरेज मैंने आपको बार बार बताया, वही इसमें दे रखा है कि ये रेफर करता है कि अमाउंट ऑफ डेट दैट कंपनी यूटिलाइज टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। समझ गए, अब मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ एज कम्पेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो मैंने क्या बताया, इक्विटी के साथ साथ डेट कितना यूटिलाइज किया तभी लीवरेज होता है, वरना लीवरेज कभी होगा ही नहीं। एज वॉज द केस विद एसेट टर्न ओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीज्ड फाइनेंस लीवरेज विल ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बोल रहा है कि जैसे एसेट टर्नओवर बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो आरओई बढ़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ने से भी आरओई बढ़ने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने फाइनेंस अरेंज किया है तो मैंने क्या बताया, आप उसको कहीं और यूज़ भी कर रहे हो, आप उसको यूज़ करोगे ना तो आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन में यूज़ कर रहे हो, तो क्या पता आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आर इज़ ग्रेटर देन के यू, मतलब उस फाइनेंस को अरेंज करने की जो भी कॉस्ट लग रही है, उस फाइनेंस को अरेंज करने की जो भी कॉस्ट लग रही है, के ई बोल रहा हूँ सॉरी के डी, जो कॉस्ट ऑफ डेट है, तो आपको पता है कि आप रिटर्न अच्छी कमा रहे हो उस पर्टिकुलर कॉस्ट से। और एक और चीज़ जो ये इंटरेस्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है टैक्स डिडक्टेबल होता है, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि आप देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले इंटरेस्ट लेस हुआ फिर उसके बाद टैक्स लगाया, तो हम क्या बोलते हैं कि जो प्रॉफिट आया वो इंटरेस्ट लेस होने के बाद आया। अगर आप पहले टैक्स एक बार लगा के देखना, यानी पहले प्रॉफिट जो है ना ईबीआईटी उस पर टैक्स लगाना, फिर इंटरेस्ट बाद में लेस करना, तो आप खुद देखना कि उसका आपका प्रॉफिट का पार्ट ज़्यादा आएगा जबकि इसका प्रॉफिट का पार्ट कम आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही रहता है, या मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, लेकिन एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर जैसे 1 लाख का आपका प्रॉफिट का पार्ट है, उस पर टैक्स का पार्ट 30% है मान लो, तो अगर आपने 30,000 लगा दिया और इंटरेस्ट का पार्ट मान लो कितना है 20,000 है, तो 70 में से 20 गए तो कितना बचा 50, तो ये आपने गलत कर दिया। अगर आप 20 पहले लेस करते तो 1 लाख में से 20 लेस करते तो कितना आता 80 आता, क्योंकि इंटरेस्ट आपने लेस कर दिया। फिर 80 का आप 30% निकालते हैं तो कितना आता है 24, तो आप देखिए आपका क्या था 56, तो तभी मैंने बोला मैंने उल्टा बोल दिया। आपका देखो प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, जबकि इसके थ्रू प्रॉफिट क्या आपका कम, और जबकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स देखो आपने यहाँ पे कितना दिया 30,000 दिया, जबकि यहाँ पे कितना दिया 24। तो हम क्या बोलते हैं, जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप पहले करोगे 1 लाख में से अगर 20,000 इंटरेस्ट पहले लेस किया तो जिसके थ्रू हमारा टैक्स कम आया, जिसे हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल। क्या बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बोला दिस इज बिकॉज द इंक्रीज यूज ऑफ डेट एज फाइनेंसिंग विल कॉज ए कंपनी टू हैव हायर इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो उस केस में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा या जो भी टैक्स निकलेगा मान के चलो, वो क्या निकलेगा, कम ही निकलेगा।
और टैक्स कम निकलेगा तो इसका मतलब क्या, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपका ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादा दिखेगा तो सामने वाले शेयर होल्डर को क्या दिखेगा कि भाई इसने प्रॉफिट अच्छा कमाया है। अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट का पार्ट आपका होगा ही नहीं और सारा का सारा पार्ट आपका इक्विटी का रहेगा, तो उस केस में टैक्स का पार्ट ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो जो प्रॉफिट है आपका कम दिखेगा, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करने की सोचेगा ही नहीं, शेयर होल्डर को रिटर्न ज़्यादा दिखेगी ही नहीं। बिकॉज डिविडेंड पेमेंट आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, मेंटेनिंग ए हाई प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ए कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर लीड टू ए हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बोल रहा है कि जो डिविडेंड की बात करते हो, यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात करते हो, इक्विटी शेयर की बात करते हो, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आता है, तो वो कभी भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। जबकि इंटरेस्ट पहले आता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेबल, जो मैंने आपको भी एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया। तो इस केस में बोल रहा है कि इसलिए डेट के हाई प्रोपोर्शन को मेंटेन करो कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी के साथ डेट को मिक्स करो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हायर होने के चांस रहेंगे। अब ये बाद में देखते हैं, 2 पैराग्राफ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल लो कि एक सैली रिटेलर थी और एक जो रिटेलर था। बोथ ऑफ दीज कंपनीज ऑपरेट इन द सेम अपरेल इंडस्ट्री एंड हैव द सेम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो ऑफ 45%। ये था सेम, ठीक। दिस मॉडल कैन बी यूज टू शो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच कंपनी। ईच कंपनी हैज़ द फॉलोइंग रेशो। अब देखिए क्या रेशो दे रखे हैं, ये आपको 0.30 दे रखा है, 0.50 दे रखा है, 3.0 दे रखा है, 0.15 दे रखा है, 6.0 दे रखा है, 0.50 दे रखा है। यहाँ पे मैं ये लिखना पर्टिकुलर भूल गया कि ये किससे लिंक है, लेकिन आप पहला देख लेना, जनरली प्रॉफिट मार्जिन का पार्ट आएगा। दूसरा आप देखोगे तो वो क्या आएगा, एसेट टर्नओवर से रिलेटेड आएगा। और तीसरा जो आप देखोगे वो फाइनेंशियल लीवरेज का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एस यू कैन सी बोथ कंपनी हैव द सेम ओवरऑल ROE बट द कंपनीज ऑपरेशन आर कंप्लीटली डिफरेंट। सेली जनरेटिंग सेल्स वाइल मेंटेनिंग ए लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स एस एविडेंस बाय हायर प्रॉफिट मार्जिन। आप देखिए कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 15%, और सेली का कितना है, ये जो ही है, और ये कौन है, सेली है, याद रखना। तो सेली का कितना है, 0.30 यानी 30%, और इसका कितना है, 15%। इसका मतलब ये लोअर कॉस्ट मेंटेन कर रही है और आराम से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ है, तो ROE भी बढ़ेगी। लेकिन अब देखिए इसका जो आपका दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 0.50, और ये 6.0 है, गलती से मैंने 0.60 बोल दिया, 6.0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका असेट टर्नओवर कम है, गिरता हुआ है, और इसका असेट टर्नओवर क्या बढ़ता हुआ है, जॉय का। तो आप देख सकते हो कि जॉय का ज़्यादा है। तो अगले में क्या बोल रहा है, जॉय's business on the other hand is selling product at a smaller margin but it is turning over a lot of product। तो उसका मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, लेकिन इस केस में जो सेल है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो टोटल सेल इसकी बढ़ी हुई है, जो कि एसेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी दिस फ्रॉम ए लो प्रॉफिट मार्जिन एंड एक्सट्रीमली हाई एसेट टर्नओवर। तो 15% प्रॉफिट है, लेकिन 6 टाइम क्या दे रखा है, एसेट टर्नओवर रेशो दे रखा है 6 टाइम, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ 0.50 टाइम दे रखा है, ठीक। दिस मॉडल हेल्प्स इन्वेस्टर कंपेयर सिमिलर कंपनी लाइक दिस विथ सिमिलर रेशो। इन्वेस्टर कैन देन अप्लाई परसीव्ड रिस्क विथ ईच कंपनीज बिजनेस मॉडल। तो इस केस में जनरली क्या बोल रहा है कि हर कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, पर वो देख सकता है कि ROE क्या है। वो पर्टिकुलर देख रहा है कि दोनों में ही 45% आ रही है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट उसने कवर नहीं करा, तो ड्यू पॉइंट के थ्रू उसके अंदर का पार्ट पता चल जाता है और एनालिसिस पता चल जाता है कि किसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेना, इसका फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है 3 और इसका क्या दे रखा है 0.50। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जनरली क्या कर रही है, अगर आप फॉर्मूला देखोगे टोटल एसेट अपॉन टोटल इक्विटी, तो हम बोलेंगे कि उस केस में क्या कर रहा है, ये डेट का पार्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, डेट का पार्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और जबकि क्या कर रहा है, ये कम कम यूज़ कर रहा है। तो क्या पता इसका ज़्यादा हो, लेकिन वो कम ज़्यादा होने की वजह से टोटल अरेंजमेंट तो सेम हो गया, लेकिन एक इन्वेस्टर अगर देखेगा तो वो डीप में जाना चाहेगा, तो उस केस में क्या करेगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर को भी देखना चाहेगा, जो कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस के थ्रू पता चल जाता है। यही पार्ट पर्टिकुलर बता रहा था। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है ड्यू पॉइंट इक्वेशन इन रिलेशन टू इंडस्ट्रीज। देखिए ये बोल रहा है कि ड्यू पॉइंट इक्वेशन जो भी है कुछ इंडस्ट्री के लिए कम यूज़फुल रहेगा, यानी इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर पाती। दैट डू नॉट यूज सर्टेन कॉन्सेप्ट और फॉर विच द कॉन्सेप्ट आर लेस मीनिंगफुल, उनके लिए कॉन्सेप्ट मीनिंगफुल नहीं है इतना। ऑन द अदर हैंड सम इंडस्ट्री में रिलाई ऑन ए सिंगल फैक्टर ऑफ द ड्यू पॉइंट इक्वेशन मोर देन अदर। तो जनरली क्या है, वो सिंगल फैक्टर पे भी ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब वो एसेट मार्जिन पे भी, एसेट मार्जिन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन पे भी ध्यान देगी, एसेट टर्नओवर पे भी ध्यान देगी, फाइनेंशियल लीवरेज पे भी ध्यान देगी। तो ये बोल रहा है thus the equation allow analyst to determine which of the factor is dominant in relation to a company's return on equity।
तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं अच्छे ढंग से एनालिसिस करना जानता हूँ पर्टिकुलर फैक्टर को, तो मैं 3 फैक्टर में से देखूंगा कौन सा फैक्टर डिटर्मिनेंट है। प्रॉफिट मार्जिन है, एसेट टर्नओवर है या फाइनेंशियल लीवरेज है। उसके बेसिस पे देखूंगा कि यार रिस्क कितनी रहती है और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइप्स ऑफ हायर टर्नओवर इंडस्ट्री सच एस रिटेल स्टोर। देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए बोल रहा है कि सच एस रिटेल स्टोर्स मे हैव वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल एंड रिलेटिवली लो फाइनेंशियल लीवरेज। या मान के चलो कि कोई छोटी कंपनी, जनरली क्या होता है उनका जो सेल का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है। जबकि एक ब्रांड की बात करते हैं तो वो क्या करता है, अगर कुछ भी बेच दे, अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ कंपनी की, तो उस केस में क्या है, अगर लग्जरी ब्रांड हो गया एक तरीके से वो, या आप बोल सकते हो कि उसकी एक तरीके से मोनोपोली का पार्ट हो गया। ठीक, वैसे तो हम जनरली ओलिगोपोली बोलेंगे या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि उसने अपनी खुद की इमेज बना रखी है, गुडविल, तो आप मान के चलो कि उसकी एक मोनोपोली है। तो उस केस में क्या करेगा, वो हायर मार्जिन कमा रहा है। उसकी कॉस्ट ज़रूरी नहीं इतनी लग रही हो, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो उसके हिसाब से हायर मार्जिन कमा रहा है। तो क्या पता उसका जो प्रॉफिट मार्जिन का पार्ट है वो मैं देख रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियल लीवरेज कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ, तो क्या पता ये भी देख लूँ। तो ये बोल रहा है कि जो रिटेल स्टोर है उसका लो प्रॉफिट मार्जिन होगा सेल पे एंड रिलेटिवली लो फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि उसका इतना पर्टिकुलर पार्ट है ही नहीं। तो वो एक तरीके से उसको एंथुजिज्म नहीं मिलेगा, जोश नहीं मिलेगा कि मैं क्या करूं, इक्विटी के साथ डेट भी फाइनेंस करूं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। इन इंडस्ट्री सच एज दिस द मेजर ऑफ एसेट टर्नओवर इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो इस केस में क्या करेगा, वो क्वांटिटी ऑफ सेल उसकी ज़्यादा होगी, तब जाके ही वो प्रॉफिट रुपीज़ में ज़्यादा कमा पाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन लो है। मतलब 5% 10% ही सेल पे प्रॉफिट पा रहा है, मान के चलो 15% कमा पा रहा है दूसरी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। इंडस्ट्री कितना कमा रही है, यानी बाकी सारे कितना कमा रहा है, 30%, जबकि वो कितना कमा पा रहा है, वो 10% ही अर्न कर पा रहा है। लेकिन वो रुपीज़ में, रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, जो क्वांटम ऑफ सेल है वो एसेट के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब वो क्वांटिटी ऑफ सेल बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे बोल दिया हाई मार्जिन इंडस्ट्री, जैसे फैशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, या लग्जरी ब्रांड्स कोई भी हो गए, मे डिराइव ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ देयर कंपिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम सेलिंग एट हायर मार्जिन। तो वो किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे। फॉर हाई एंड फैशन एंड अदर लग्जरी ब्रांड इंक्रीजिंग सेल्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग मार्जिन में बी क्रिटिकल। तो बोल रहा है कि ये लग्जरी ब्रांड जो भी होते हैं वो अगर सेल बढ़ाना चाहती है और मार्जिन भी रखना चाहती है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो सेल बढ़ाएगी तो उनको मार्जिन को कम करना ही पड़ेगा। तो अगर वो अपनी सेल को नॉर्मल मेंटेन रखना चाहती है तो उसमें हायर मार्जिन होगा। अगर वो सेल को बढ़ाना चाहती है तो मार्जिन को कम करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। पर ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग सेल्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग मार्जिन में भी क्रिटिकल, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि सेल भी बढ़ा रहे हो और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रख रहे हो, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। जनरली मैं क्या बोलूँगा, वो तो ज़्यादातर अगर आपकी खुद की मोनोपोली है तो उस केस में हो सकता है, या आप दूसरों से बिल्कुल अलग हो तो हो सकता है। लेकिन ऐसा केस क्या होगा, अगर आप सेल बढ़ाओगे तो आपको अपने मार्जिन को कम करना ही पड़ेगा। फाइनली सम इंडस्ट्रीज सच एज दोज इन द फाइनेंशियल सेक्टर चीफली रिलाई ऑन हाई लीवरेज टू जनरेट एन एक्सेप्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी। जो फाइनेंशियल सेक्टर में इंडस्ट्री है वो जनरली किस पे डिपेंड करेगी, फाइनेंशियल लीवरेज पे। वाइल ए हाई लेवल ऑफ लीवरेज कुड बी सीन एज टू रिस्की फ्रॉम सम परस्पेक्टिव। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि आप इक्विटी के साथ डेट का इतना पार्ट मिक्स करोगे जिससे आपकी जो रिटर्न है, जो ओवरऑल कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे एक तरीके से ज़्यादा हो। आपको पता चले कि आपने जो डेट दिया उस पर इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा आ रहा है और रिटर्न क्या आ रही है, कम आ रही है, तो बहुत आपके लिए क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी की पोजीशन लेके आ जाएगा। क्या पता आप डूब भी जाओ कंपनी, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लीवरेज की पोजीशन ऐसी रखनी पड़ेगी, इक्विटी के साथ डेट मिक्स करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस भी चले और ज़्यादा रिस्की भी ना हो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस एनेबल थर्ड पार्टी टू कंपेयर दैट लीवरेज विद अदर फाइनेंशियल एलिमेंट दैट कैन डिटरमिन ए कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब भी इन्वेस्ट करेगा किसी फाइनेंशियल कंपनी में, किसी रिटेल में, किसी अपरेल सेक्टर में, किसी सीमेंट, किसी स्टील कंपनीज में, तो वो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी को कंसीडर करनी करेगा, ये बोल रखा है। अब देखिए आपको मैंने ड्यू पॉइंट चार्ट बता रखा है। अब ये क्या होता है कि अपन किस में देखते हैं, जनरली मैंने आपको बताया अपनी एफएम की बुक जो आती है या बीकॉम की बुक आती है उसमें जनरली ये दिखता है, तो उसमें ROE नहीं दिखता, ROI दिखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए उसमें क्या फ़र्क था, वहाँ पे आप नेट इनकम बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से तो वो क्या थी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही था। क्यों, क्योंकि जब भी हम शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं, ओनर्स इक्विटी बोलते हैं,
तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जेन्युइन सरप्लस। तो जो प्रॉफिट बचा रहना चाहिए वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए। जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो उसमें आपको पता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि क्या होता है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट रेशो देख रहे हो, आपको पता है कि जब भी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पार्ट लेते हो तो ये फॉर्मूला आता है, इसके दो पार्ट बन जाते हैं, जो कि मैंने ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक तो प्रॉफिट मार्जिन लिखवाया था और इनटू क्या बोला था, एसेट टर्नओवर। अब देखिए आपने बोला कि सर यहाँ तो कैपिटल टर्नओवर है, तो वहाँ जो एसेट है उसको कैपिटल मान लीजिए। ठीक है, कभी कभी कैपिटल मान लेते हैं, तो मानने में क्या जा रहा है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशो ये आ गया। अब देखिए नेट प्रॉफिट अपॉन सेल आया और नेट सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आया, तो सेल नीचे और सेल ऊपर, सेल से सेल कट गया, तो रेशो क्या बचा, नेट प्रॉफिट। अब देखिए इस नेट प्रॉफिट को आप याद रखना बिफोर टैक्स मानना। अब अगर आप ऑपरेटिंग की बात कर रहे हो तो बिफोर इंटरेस्ट भी मानना। तो सारी अजम्पशन बेसिस पे है कि हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जो ये नेट प्रॉफिट रेशो भी है ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही माना गया है इस पर्टिकुलर केस में, याद रखना। सेल से सेल कट गया तो बचा क्या ये, तो इसलिए इसके पार्टीशन किए। अब देखिए मैं काट नहीं रहा, मैं तो पार्टीशन कर रहा हूँ, तो मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी ब्रांचेज और बढ़ा रहा हूँ। तो नेट प्रॉफिट रेशो से क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग रेशो का पार्ट भी पता चलता है, ठीक है, एक्सपेंसेस रेशो का पार्ट भी पता चलता है। आप बोलोगे सर इसके अंदर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट भी आता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी ले सकते हो। तो ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, इंडिविजुअल एक्सपेंस अपॉन सेल, ये दे रखा है नेट सेल यानी। अब आपको कैपिटल टर्नओवर, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि एसेट अप्रोच से लेना आपको, क्योंकि एसेट अप्रोच से रेशो निकल के आएंगे। तो एसेट अप्रोच से रेशो क्या निकल के आते हैं, एक तो मैंने बताया था नॉन करंट एसेट होती है और एक करंट एसेट होती है। अगर नॉन करंट को अलग करोगे तो उसमें फिक्स रेट आता है, और करंट असेट्स और उसमें से माइनस क्या करते हो आप, करंट लाइबिलिटी, तब जाके आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या जाती है, वर्किंग कैपिटल। तो एक आपका कौन सा रेशो निकल के आएगा, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, और एक आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। कितना सिंपल है। तो देखिए नेट सेल अपॉन फिक्स एसेट, अगर आपको दिख नहीं रहा तो पीडीएफ क्या करना, जब देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अभी क्या दिख रहा हो, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, थोड़ा सा, चलो मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। अब चलो फिर भी आपको दिख रहा होगा नेट सेल अपॉन फिक्स एसेट और नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। आप खुद देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इससे आपका पार्ट निकल के आया। ठीक, वैसे आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की बात करोगे तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पार्ट। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर हो सकता है अलग अलग। डेट कलेक्शन पीरियड, तो ये डेट नहीं है, एक तरीके से मान के चलो डेटर कलेक्शन पीरियड है, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात कर रहा है। वैसे ही कैश टर्नओवर रेशो की बात कर रहा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की बात कर रहा है। तो बहुत सारे निकल के आते हैं। अगर आप पेमेंट पीरियड बोलोगे वो भी निकल के आ जाएगा। तो कुछ भी बोलिए, ऐसे बहुत सारे टर्नओवर से रिलेटेड रेशो निकल के आएंगे इसके थ्रू। जनरली इसमें हम क्या लेते हैं, जब भी नीचे लेते हैं तो एवरेज स्टॉक लेते हैं, ऊपर के लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है तो आप क्या लोगे, नेट सेल लोगे। यहाँ पे भी आप नेट सेल लोगे, यहाँ पे जनरली आप क्या लोगे, परचेज लोगे। जब डेट कलेक्शन की बात करते हो तो नेट क्रेडिट सेल लेते हो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखो क्या बोला, टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल फिक्स एसेट। अगर आप चाहो तो सेल अपॉन आइटम ऑफ फिक्स एसेट अलग अलग भी कर सकते हो। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, हर पार्ट को ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से बता रहा है कि जब भी आपको अगर चार्ट देखना है और चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी रेशो उनकी परसेंटेज पुट कर दीजिए, टाइम्स पुट कर दीजिए, जिसके थ्रू एक चार्ट के थ्रू आपको सारा पार्ट पता चल जाएगा और इन्वेस्टर आराम से एनालिसिस कर पाएगा कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। बस पार्ट ख़त्म। तो आई होप आपको जितना भी थोड़ा मैंने पार्ट बताया या जितना मेरे को पता था उस हिसाब से मैंने आपको ड्यू पॉइंट और इससे रिलेटेड पार्ट बता दिया। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैसेज करके ज़रूर पूछना कि सर ये पार्ट नहीं आया या इससे रिलेटेड पॉइंट बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगली वीडियो में हाँ आपके जो आएंगे तो वो पास्ट ईयर के MCQs भी मुझे कवर करने हैं, और मैंने आपको पार्टनरशिप के भी बोले थे तो वो मैं जल्दी कवर करा रहा हूँ। और मैं पार्टनरशिप के भी आपको बाकी क्या करूँगा, क्वेश्चंस दे दूंगा। जो मैंने बोला था कि मैं सेकंड पार्ट भी कवर कराऊंगा, तो पार्टनरशिप के भी दूंगा और मेरे हिसाब से इसके भी दे दूंगा जो रेशो से रिलेटेड है। फिर अपना आएगा कैश फ्लो और फंड फ्लो का पार्ट, वो भी कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।